नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखते हैं वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। इस पूरे मंथ में बल्कि 15 मई तक आपके बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो भी बड़े डिसीजंस हैं उनको होल्ड कर लीजिए, रोक लीजिए। कोई बड़ा डिसीजंस आपको अप्रैल या मई के मंथ में 15 मई तक नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसके पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट उसको आपको अच्छा लगे उसका, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जैसा मैंने बताया अपने पंच लाइन में, होल्ड ऑल प्रोफेशनल डिसीजंस, बिजनेस हो या जॉब हो, 15 मई तक। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मेश आपके सूर्य जो कर्म स्थान के स्वामी हैं, दशम स्थान के स्वामी हैं सूर्य, वो आपके पंचम स्थान पर है। पंचम स्थान वैसे बहुत अच्छा घर होता है, प्रारब्ध का भी के लिए भी हम देखते हैं और सडन गेन के लिए भी देखते हैं, बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं पंचम स्थान। लेकिन फिर भी ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि सूर्य अपने विपरीत जिनके साथ उनकी बनती नहीं है, जैसे शनि, शनि के साथ वहाँ पर विराजमान रहेंगे और 14 अप्रैल तक सूर्य और शनि की युति बनी रहेगी यानी कंजंक्शन रहेगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि सन है ईस्ट, सैटर्न है वेस्ट, सन है हॉट, सैटर्न इज कोल्ड। दोनों पिता पुत्र हैं और पिता पुत्र में आपस में बनती नहीं है, एक झगड़ा सा बना रहता है। पिता को पुत्र से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पुत्र यानी शनि को सूर्य से प्रॉब्लम है। तो ये ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनती है। इसलिए इस डिस्प्यूटेबल सिचुएशन के जगह पे आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, जिसके वजह से आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस खास करके 14 अप्रैल तक और 14 अप्रैल के बाद आपके सूर्य आ जाएंगे आपके यानी कर्म स्थान के स्वामी, प्रोफेशन के लॉर्ड, कर्ता धर्ता, वो छठे स्थान जिसको विपत्ति स्थान बोलते हैं। विपत्ति स्थान पे आ जाएंगे तो अनफोर्सीन ऑब्स्टेकल्स, ऐसी दिक्कतें जिसको पहले से आका नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है। तो 15 मई तक ही, पूरा अप्रैल और 15 मई तक ही आपको अपने सारे बड़े डिसीजंस, एक दो वजह हैं इसकी, एक सूर्य और शनि की युति की वजह है और दूसरी वजह भी है, वो है सूर्य 14 अप्रैल तक राहु भी उसी घर में विराजमान है, राहु के साथ रहेंगे। तो ये जैसे शनि और राहु का श्रापित युति बनती है, उसी तरह से सूर्य और राहु एक ही राशि में होने के वजह से, मीन राशि में होने के वजह से विष युति बनती है। तो ये दोनों ही युतियां अच्छी नहीं है, ये कंजंक्शन अच्छा नहीं है, जिसके वजह से, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, हर इलीगल काम करवाता है, इल्यूजन करता है, उसको माया में, कंफर्ट में, इंडल्जेंस में। और सूर्य डिनोट करता है अपराइटनेस, वैल्यूज, पॉलिसीज, अच्छी नीतियां लाइफ में, एक मिशन और टारगेट और पॉलिसी बना करके वैल्यू लेकर के चलना लाइफ में सूर्य का सिद्धांत वो होता है। तो दोनों ऑपोजिट्स, जैसे दो इंसान आपस में बैठकी करें, और यहाँ तो पांच हैं, दो इंसान आपस में बैठ करके ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी आपस में बनती नहीं हो, तो आपके कर्मेश इस वक्त पांच ग्रहों के बीच में है, चार ग्रहों के बीच में, पांचवा वो स्वयं है सूर्य। तो जिनमें से दो खास करके उनके बड़े शत्रु, आप ऐसे मान लीजिए कि बड़े शत्रु हैं। तो शत्रु के स्थान पे बैठने की वजह से, उनके साथ युति होने के वजह से, बोर्ड मीटिंग होने के वजह से आपको 15 मई तक अपने सारे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डिसीजंस, बिजनेस हो, व्यापार हो या जॉब हो, आपको होल्ड कर लेना चाहिए 15 मई तक। नो बिग डिसीजंस, रूटीन मैटर्स तो आप करेंगे डेफिनेटली, क्रियामान कर्म आपको करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको रिस्क फैक्टर रिड्यूस कर लेना है, जरा भी कॉशन नहीं लेना है। जो लोग लव अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में, उनके लिए भी ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 15 मई तक। उसकी वजह यही दोनों ग्रह हैं, क्योंकि पंचम स्थान पे पांच ग्रह हैं और इनमें से तीन की आपस में नहीं बन रही है। यहाँ एक चौथा भी आ जाता है, शनि और राहु पंचम स्थान पे हैं। पहला पॉइंट वो है, लव अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, लव रिलेशनशिप के लिए बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट है शनि और सूर्य, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो ऑपोजिट्स हैं। तो डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, आपस में झगड़ा होने की सिचुएशन 14 अप्रैल तक बन जाती है। और उसके अलावा फिर सूर्य और राहु
ये विष युति भी बन रही है 14 अप्रैल तक। और उसके अलावा राहु शुक्र के साथ है, और शुक्र रिलेशनशिप्स का कारक है, यानी रिश्तों का कारक है, स्वीटनेस जरूर देते हैं शुक्र। शुक्र का मतलब ही है रिलेशनशिप्स, स्वीटनेस। बट एट द सेम टाइम वहां पे राहु के होने की वजह से राहु अनैतिक काम करवाता है, धोखा देता है, उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, उस रिलेशनशिप को निकल सकता है। तो इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने, अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल्स, सर्कमस्टेंसेस ऐसी आएंगी कि कल कुछ और बोला गया था और अब कुछ और हो रहा है। तो आप बैकफुट पे रहें लव रिलेशनशिप में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे पंचमेश और सप्तमेश, यानी बृहस्पति शुक्र की राशि में है सप्तम स्थान पे, और सप्तमेश यानी शादी का घर जो है, स्पाउस के लिए देखते हैं, शादी का घर आपके हस्बैंड या वाइफ, इवन टू बी जो होने वाले हैं। तो सप्तमेश शुक्र बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति जो पंचम स्थान के स्वामी हैं वो आपके सप्तम स्थान पे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है, खास करके 14 मई तक बृहस्पति जब तक वहां पर हैं, बिल्कुल बनती है कि शादी का योग वहां पर पूरा है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मैच मेकिंग और बहुत केयरफुल डिसीजंस लेकर के ही शादी की ओर बढ़िए। खास करके अपनी जन्म कुंडली को आप मैच मेकिंग के लिए किसी अच्छे ज्योतिष को जरूर दीजिए। उसमें ये खुद ध्यान रखना होगा कि जो भी ज्योतिष जिसको भी आप दे रहे हैं वो सिर्फ अष्टकूट गुण मैचिंग कि इतने गुण मिल गए, 18 गुण मैच हो गए तो एवरेज गुड हो गया, तो उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन ना दें। आई एम श्योर जो एलिजिबल होंगे उनको गाइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे काबिल लोग हैं, काबिल ज्योतिष हैं। और लेकिन मैं इस वीडियो में उसको बोलना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि एक आम धारणा जनता में है, एक आम धारणा कॉमन आदमी जो कॉमन लोग हैं उनको सिर्फ ये समझ आता है कि अगर गुण मैचिंग हो गया, शादी मैच मेकिंग हॉरोस्कोप्स का मतलब होता है अष्टकूट गुण मैचिंग कराना, गुण मैच कर गया तो ऐसा हो गया, जो कि ऐसा नहीं होता। अगर किसी के जन्म कुंडली में केतु है, जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली में अगर केतु सप्तम स्थान पे है तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। या सप्तमेश अगर केतु के साथ, सपोज ये शुक्र है यहाँ पे और वो शुक्र कहीं भी बैठे कुंडली में और वो केतु के साथ बैठ जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। उसके अलावा शनि और सूर्य सप्तमेश के साथ या सप्तम स्थान पे, सप्तम स्थान पे शनि और सूर्य की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, जैसे मैंने वीडियो में अभी बताया थोड़ी देर पहले। और सैटर्न सन के अलावा, शनि और सूर्य के अलावा, शनि और मंगल की भी युति की दृष्टि किसी भी तरीके से सप्तम स्थान पे नहीं पड़नी चाहिए। या सप्तमेश शनि और मंगल अगर युति में कहीं साथ बैठे हुए हैं तो उनके साथ सप्तमेश ना बैठ जाए। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुंडली में देखनी होती है, क्योंकि कई बार मुझे कॉल्स आता है कि गुण मैचिंग तो एक कंप्यूटर भी करता है, बट उसको मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। ये सेल्फ डायग्नोसिस कर करके अपने गूगल पे डॉक्टर गूगल बनने से बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपकी लाइफ का सवाल है। इसलिए काइंडली आप किसी एकेडमिक या क्वालिफाइड ज्योतिष से ही कंसल्ट करके तब रिश्ते में बढ़िएगा। रिश्ता मैच मेकिंग की ओर जरूर हो रहा है, यानी शादी की ओर जरूर 14 मई तक पोटेंशियल है आपकी कुंडली में, लेकिन आपको कॉशन वर्ड रखना होगा शादी में। यहाँ पे देखिए आपके लग्नेश नवम स्थान पे हैं लेकिन नीच राशि के हैं, तो भाग्य का उदय उतना ज़्यादा नहीं करवा सकते क्योंकि अभी सारी पूरी कुंडली की अटेंशन पंचम स्थान और लाभ स्थान की ओर है। तो पंचम स्थान, क्योंकि यहाँ से सारे ग्रह केतु को देख रहे हैं और बृहस्पति की भी दृष्टि केतु के ऊपर है, मंगल को छोड़ करके बाकी सारे ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ स्थान पे है, यानी फाइनेंस का घर, पैसे का घर, आपका आपकी वेल्थ, आपकी जमा पूंजी उस पर है और वहाँ पर केतु हैं। तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए 15 मई तक, खास करके एक्स्ट्रा केयरफुल। 18 मई तक, नॉट 15 मई, 18 मई तक केतु यहाँ पे रहेंगे और ग्रहों की दृष्टि केतु पे पड़ रही है, सारे के सारे ग्रह। ये बहुत परप्लेक्सिंग यानी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा डाइसेक्ट करने से अच्छा है या ज़्यादा फाइन ट्यून करने की कोशिश करने से अच्छा है
कि एज ए नॉन एस्ट्रोलॉजर अगर आप करना चाहते हैं तो कॉशन वर्ड हमेशा बेटर रहा है, क्योंकि ये 1.5 महीने की बात है, पूरा अप्रैल और मई 15, मई 18 तक, जब तक केतु आपके लाभ स्थान पे नहीं है। देखिए ऑपोजिशन यहाँ पे क्या है, आपके लव अफेयर और इस वक्त कुंडली में जो पूरा फोकस है वो आपके लाइफ में 5th हाउस को एक्टिवेटेड है और 11th हाउस पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, क्योंकि इन सारे ग्रहों की दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ रही है। लव एंड फाइनेंस डू नॉट जेल वेल, ये बात याद रखिएगा। यानी दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। प्यार में आप ऐसा कोई कदम ना ले लीजिएगा जिससे आपके धन की क्षति हो, क्योंकि यहाँ से सारे ग्रह प्यार को दर्शा रहे हैं और यहाँ से सारे ग्रह लाभ स्थान को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को आपको भली भांति ही समझनी होगी कि आपको 15 मई तक खास करके, जब तक आपके कर्मेश भी छठे में रहेंगे, और खास करके आपको, खास करके वर्ड मैंने यूज किया है, उसके बाद की कहानी हम बात अगले वीडियो में देखेंगे। बृहस्पति बेशक आपके अष्टम स्थान पे जाएंगे, लेकिन वो एक और कहानी होगी। टेम्परेरीली अभी अप्रैल मंथ पूरा और 15 मई तक रिलेशनशिप के वजह से फाइनेंस पे कोई असर ना पड़ना है, और वैसा वर्सा भी आप बोल सकते हैं, बट मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। यात्रा भी पॉसिबल है, यात्रा शॉर्ट जर्नी ऑल्सो, लॉन्ग जर्नी ऑल्सो। उसकी वजह यह है कि सप्तम स्थान, नवम स्थान से मंगल आपके तृतीय स्थान को देख रहे हैं। एक नवम स्थान में होने के वजह से आपके लग्नेश है मंगल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के कर्ता धर्ता हैं। तो मंगल यहाँ पे आपको लंबी यात्रा में ले जा सकते हैं, और चूंकि बृहस्पति और मंगल दोनों की दृष्टि आपके तीसरे घर पे पड़ रही है, जो कि शॉर्ट जर्नीज और पराक्रम का भाव है, तो आपसे पराक्रम भी करवाएंगे और शॉर्ट जर्नीज में भी आप जा सकते हैं। तो दोनों तरह से ही यात्रा पॉसिबल है। कुल मिलाकर के ये सावधानी का मंथ है पूरा अप्रैल। 15 मई तक मैं बोलूँगा, जब तक कर्मेश आपका छठे भाव में है, तो प्रोफेशनल डिसीजंस आपको बैकफुट पे रखना है, यानी बड़े डिसीजंस नहीं लेना है। वैसे जो जन्म कुंडली आपकी बोलती है, हम कर्म थ्योरी को समझें। कर्म थ्योरी ये है कि संचित कर्म, संचित कर्म क्या होता है? संचित कर्म वो है जो कई जन्मों से, क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं और कुंडली को जानते हैं, मानते ही नहीं जानते भी हैं, तो हम कर्म थ्योरी पर बिलीव करते हैं। कर्म थ्योरी क्या है? संचित कर्म, कई जन्मों का कर्म का जो ब्लूप्रिंट है आपका, कि आपने किस सब्जेक्ट में, कहाँ, किस इवेंट में क्या क्या अच्छा बुरा किया, उस ब्लूप्रिंट को संचित कर्म बोलते हैं। और इस जन्म में जो फलित होगा उनके रिजल्ट्स में से, उन सारे रिजल्ट्स में से, ब्लूप्रिंट से जो कुछ इस जन्म में फल लेंगे, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो प्रारब्ध आप क्या लेकर के आए हैं, वो इस जन्म में आपको भोग होगा, आपके गोचर और दशा अंतरदशा के हिसाब से। और जब प्रारब्ध के बाद अभी का जो वक्त है, जो आपको अप्रैल मई में फॉर एग्जांपल आपको कर्म करना है, तो ये दिस इज कॉल्ड क्रियामान कर्म, यानी जो कर्म आप एक्टिवली अभी कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपको आगामी कर्म मिलेगा, यानी आने वाला भविष्य आपका कैसा होगा, फ्यूचर कैसा बनेगा, और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज और डिफिकल्टीज आपको फिर से दी जाएगी, वो प्लैनेट्स आगामी कर्म को आप बना रहे हैं इस वक्त पे। तो अप्रैल का मंथ में कुछ पंचांग के इम्पोर्टेंट डेट्स है। देखिए 30 मार्च को हमारा एक हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, हिंदू का नया वर्ष स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। विक्रम संवत 2082, साका संवत 1946, शुक्ल एकादशी 8 अप्रैल को है, प्रदोष व्रत 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को। तो प्रदोष व्रत के दिन पे रेमेडीज करना बहुत अच्छा होता है। मैं रेमेडीज में आपको सजेस्ट करूंगा, हनुमान चालीसा करें। हनुमान जी का एक फियर्स लुकिंग पोस्टर या फोटो मोबाइल पे नहीं, कहीं अपने घर में साउथ डायरेक्शन में लगा करके रखें, एंड ट्राई कीजिए कि खड़ा होकर के उनको आंख से आंख देख करके आप कंसंट्रेट करें, मेडिटेट करें। जितनी देर आप देखेंगे, एक नियम बांध लीजिए, अगर हो सके तो आधा घंटा इसको ज़रूर करें, ये बेस्ट रेमेडी रहेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान जी का फोटो या पोस्टर
अपने साउथ डायरेक्शन, घर के किसी और साउथ डायरेक्शन में लगा करके उनके सामने खड़ा होके अपने एनालिसिस कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को कि आपको क्या करना चाहिए आगे। फिर चलते हैं प्रदोष व्रत के दिन, खास करके इस एक्टिविटी को अगर रोज नहीं कर सकते तो 10 अप्रैल, 25 अप्रैल को, या एकादशी को 8 अप्रैल को, या चैत पूर्णिमा 12 अप्रैल को पड़ रहा है, दर्श अमावस्या पड़ रहा है 27 अप्रैल को, और अक्षय तृतीया जो साल के बहुत अच्छे शुभ तिथियों में से गिना जाता है, पावरफुल तिथियों में से, क्योंकि जब आप कोई मुहूर्त, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त हम ढूंढते हैं, अच्छे मुहूर्त देखते हैं और उस समय नए शुभ कार्य को शुरू करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया जैसी तिथि पे, शुभ तिथि पे, पूरा दिन ही अपने आप में एक मुहूर्त होता है। तो आई होप मेरा ये वीडियो वृश्चिक लग्न वालों के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।